स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट लेंगे कुछ इलस्ट्रेशंस अपने सैलरी हेड के चैप्टर से। हमारी पहली इलस्ट्रेशन जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज इलस्ट्रेशन नंबर 16। श्री रामलाल is the manager of a company in Agra. So he is a private employee. He receives every month 50,000 as basic pay या basic salary. And 500 per month is entertainment allowance. अब ये entertainment allowance एक बार आप ऐड करेंगे यानी आपकी इनकम में ऐड होगा, लेकिन बाद में इसकी डिडक्शन नहीं मिलेगी बिकॉज द पर्सन इज नॉट अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ये प्राइवेट कर्मचारी है। और साथ में इसको मिल रहा है दैट इज 3,000 पर मंथ एज डियरनेस अलाउंस। दिस all will be taxable. उसके बाद हम बात करेंगे he owns his house but the company has provided him the following amenities. उससे पहले हम एक बार सॉल्यूशन में जो ऊपर के 3 पॉइंट्स करे हैं उनकी कैलकुलेशन करेंगे। बेसिक पे है 50,000 मल्टीप्लाई बाय 12, इट कम्स टू 6 lakhs. उसके बाद एंटरटेनमेंट अलाउंस है 500 मल्टीप्लाई बाय 12, दैट कम्स टू 6,000. And dearness allowance, it is 3,000 per month, यानी 3,000 multiplied by 12 and that is 36,000. अब इसी इंफॉर्मेशन से अगर हम बात करें खाली बेसिक पे ही अगर हम देखें तो हम ये कह सकते हैं that the person he is a that is who the person is a specified employee. क्योंकि चाहे ये डायरेक्टर नहीं है, चाहे इसका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन इसको मॉनेटरी टर्म्स में कैश में मिलने वाली रेम्यूनरेशन आपकी 50,000 से ज़्यादा है। सो अगर इसको कोई अमेनिटीज़ कुछ बेनिफिट्स मिलेंगे, कुछ परक्यूजिट्स मिलेंगे जो हमने थ्योरी में पढ़े हैं, वो यहाँ पे टैक्सेबल होंगे। क्योंकि अगर ये स्पेसिफाइड एम्प्लॉय ना होता तो वो सारे आपके परक्यूजिट्स यहाँ पे एग्जम्प्टेड हो जाते। सो अब हम बात करेंगे उन परक्यूजिट्स की। अ गार्डनर, अ स्वीपर, अ वॉचमैन एंड अ डोमेस्टिक सर्वेंट, ईच ऑफ whom आर पेड ₹150 पर मंथ, 200 पर मंथ, 1100 पर मंथ एंड 600 पर मंथ। इन सबको हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे और सभी ये टैक्सेबल होंगे बिकॉज द पर्सन इज अ स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। इसके अलावा उसको एक और फैसिलिटी मिल रही है और वो क्या है, फ्री यूज ऑफ रेफ्रिजरेटर। और उसकी कॉस्ट दी हुई है, आई टोल्ड यू अगर कॉस्ट दी होती है तो हम लेते हैं 10% एज द वैल्यू ऑफ परक्यूजिट, लेकिन यहाँ पे ये जो आपका रेफ्रिजरेटर जिसकी कॉस्ट 8400 है वो उसको पूरे साल यूज़ करने के लिए नहीं मिला। वो कब मिला था इसको, 1 सितंबर 2019। ओके, सो इसका मतलब ये सिर्फ सितंबर से मार्च तक उसने यूज़ करा एंड दैट कम्स टू हाउ मेनी मंथ्स, दैट इज 7 months. ओके, सो हम 7 months की कैलकुलेशन करेंगे एंड द फॉर्मूला विल बी 8400 multiply by 10 by 100 and multiply by 7 by 12 and the amount it comes to that is 490. Okay, so we come back again to the question. The company incurred, the same point, the company incurred 400 on its repairs. ऐसे पॉइंट में हम रिपेयर्स और कोई भी इस तरह की इंफॉर्मेशन को कंसिडर नहीं करेंगे। Now the next is his following obligations were paid by the company. अब ये personal obligations हैं, जो ये personal obligations हैं they are always taxable for all the type of employees. Now इसमें है गैस, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर बिल्स अमाउंटिंग टू ₹15,000, पूरा taxable होगा। Annual membership fee to the Lions Club, again it will be taxable. The company has provided him the facility of a large car. The car is used for private purpose and also that means for both the purpose and all the expenses including the driver. Okay, तो driver salary also paid by the company. तो employer सारे खर्चे पे कर रहा है, दोनों पर्पस के लिए मिला है और लार्ज कार है। तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ परक्यूजिट विल बी
2400 पर मंथ प्लस 900 पर मंथ। तो नीचे आप देख सकते हैं इंफॉर्मेशन में 2400 प्लस 900 मल्टीप्लाई बाय 12, 39,600। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज हिज सन is studying in a school run by the company। कंपनी का अपना स्कूल है और उसमें एम्प्लॉई का बच्चा पढ़ रहा है। ठीक है, सो एम्प्लॉई का अपना बच्चा जब पढ़ता है तो वहाँ पे आपको मैंने बताया थ्योरी में कि आपको देखना पड़ेगा कि जो एम्प्लॉयर के द्वारा किया गया खर्चा वो आपके उस बच्चे के लिए 1000 पर मंथ, ओके, यानी पूरे साल का 12,000 हो गया। सो 1000 पर मंथ से क्या वो ज़्यादा है? अगर ज़्यादा है तो ये आपका परक्यूजिट टैक्सेबल होगा। लेकिन अगर आपका ये जो खर्चा जो एम्प्लॉयर उस बच्चे के लिए कर रहा है अगर वो 1000 पर मंथ यानी पूरे साल का 12,000 से कम है, देन इन दैट केस दिस परक्यूजिट विल बिकम एग्जम्प्टेड। अब हम देखते हैं कि इस एम्प्लॉय के सन के लिए, बच्चे के लिए आपके एम्प्लॉयर ने पूरे साल कितना खर्चा किया। द एनुअल एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द कंपनी पर स्टूडेंट इज 8,000। 12,000 से कम है, इसका मतलब ये परक्यूजिट हमारा एग्जम्प्टेड है, हमें और आगे इंफॉर्मेशन देखने की ज़रूरत नहीं है। नाउ हमने स्वेट इक्विटी शेयर्स के बारे में पढ़ा था, तो उससे रिलेटेड पॉइंट है नेक्स्ट। द कंपनी अलॉटेड हिम 300 शेयर्स, कितने में? 100 रुपीज़ पर शेयर में, जबकि वेराज द फेयर मार्केट वैल्यू इन द मार्केट इट वॉज 120 रुपीज़ पर शेयर, यानी एम्प्लॉय ने कितना पे करा? 100 रुपीज़, जबकि मार्केट में कितना रेट था? 120। तो आपके एम्प्लॉय को कितने रुपीज़ का फ़ायदा हुआ? 20 रुपीज़ पर शेयर, और जितना उसको फ़ायदा हुआ दैट विल बी द वैल्यू ऑफ परक्यूजिट। तो परक्यूजिट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 300 मल्टीप्लाई बाय 20 एंड दैट अमाउंट इट कम्स टू 6,000। इज दैट क्लियर? सो नेक्स्ट आते हैं। He proceeded on leave to, that is Shimla. He stayed there in the guest house of the company and saved 5,000 on account of accommodation. तो कंपनी के गेस्ट हाउस में वो रुका, और वो गेस्ट हाउस सभी के लिए यूनिफॉर्मली अवेलेबल नहीं है क्योंकि ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ, तो इसका मतलब ये अमाउंट टैक्सेबल होगा। तो ये गेस्ट हाउस का 5,000 भी टैक्सेबल होगा। तो अब हम कैलकुलेशन करेंगे। हम यहाँ पे ऊपर हेडिंग में लिखेंगे जो कुछ हमारे से क्वेश्चन में पूछा गया है। सो ऑलवेज जब भी हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट लेते हैं, सोल्यूशन स्टार्ट लेते हैं, तो ऑलवेज स्टार्ट्स विद द स्टेटमेंट, और वो स्टेटमेंट हम ऊपर कहाँ से हमें मिलती है? जो क्वेश्चन में पूछा गया। तो हम स्टार्ट लेंगे स्टेटमेंट ऑफ ग्रॉस सैलरी फॉर द असेसमेंट ईयर 2020-21, क्योंकि यही हमारे से क्वेश्चन की लास्ट लाइन में पूछा गया है। लेफ्ट साइड पे हम लिखेंगे सारे अपने आइटम्स जो हमारे स्टेटमेंट्स हैं, और राइट साइड पे उनके अमाउंट्स। सो बेसिक पे, डीएनएस अलाउंस, एंटरटेनमेंट अलाउंस, उसके बाद परक्यूजिट्स आ गए जिसमें कार का जिक्र कर रहे हैं हम, देन गार्डनर, वॉचमैन, स्वीपर, डोमेस्टिक सर्वेंट, रेफ्रिजरेटर जिसकी हमने कैलकुलेशन करी है फॉर 7 मंथ्स, एजुकेशन की का परक्यूजिट एग्जम्प्टेड है, गेस्ट हाउस टैक्सेबल है, कंसेशन इन शेयर्स, देन गैस, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर एंड मेंबरशिप फी टू द लायंस क्लब, ये सब आपका टैक्सेबल है, और इन्होंने सिर्फ ग्रॉस सैलरी हमारे से पूछी है, तो इसलिए हम आगे अपने स्टेप को फॉलो नहीं कर रहे। नाउ आई एम कमिंग टू द नेक्स्ट इलस्ट्रेशन। दिस इज इलस्ट्रेशन नंबर 30। श्री चौधरी इज परचेज ऑफिसर इन अ कंपनी इन कोटा। इसकी पॉपुलेशन इट एक्सीड्स 25 lakhs। ये पॉइंट हमें काम आएगा कहाँ पे? रेंट फ्री अकोमोडेशन में। ही फर्निश्ड द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। ओके, सो अब वो क्या क्या है? नेट बेसिक सैलरी, याद रखिएगा ये हमारी बेसिक सैलरी नहीं हो सकती, क्योंकि हमारी बेसिक सैलरी कभी नेट नहीं होती। ओके, हमारी बेसिक सैलरी में से बहुत सारी चीज़ें डिडक्ट हो जाती हैं। ओके, लेकिन हम अपनी बेसिक सैलरी जो सबसे पहला पॉइंट लेते हैं उसमें आप सारी जो चीज़ें डिडक्ट हो गई हैं उनको एक बार आप ऐड करते हैं, और फिर जो हमारी ग्रॉस बेसिक सैलरी आती है वो बनती है हमारे आंसर का पहला पॉइंट।
और वही है जिसको आगे हम कैलकुलेशंस के लिए भी यूज़ करते हैं, या जिसको हम कहेंगे हमारी रियल बेसिक सैलरी। तो नेट बेसिक सैलरी हमारी रियल बेसिक सैलरी नहीं है। सो नेट बेसिक सैलरी है 3,20,000, लेकिन ये हमारे अभी आंसर की शुरुआत नहीं है। इसमें से उन्होंने कहा कुछ चीज़ें डिडक्ट हो गई हैं। क्या क्या डिडक्ट हुआ है? दैट इज़ 2,000 एज TDS इनकम टैक्स। उसके अलावा 20,000 उन्होंने डिडक्ट करा है हमारा कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। ओके, सो 20,000 उन्होंने डिडक्ट कर लिया हमारा कंट्रीब्यूशन। इस पे हमें क्या मिलेगी? दैट इज डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C, लेकिन वो करेंगे हम अगले सेमेस्टर में। उसके बाद और क्या इन्होंने हमारे से, हमारी सैलरी में से डिडक्ट किया? हमारे से चार्ज किया है किराया, रेंट ऑफ द बंगलो, जो आपका एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को प्रोवाइड करेगा, लेकिन उसका कुछ किराया इन्होंने चार्ज किया है। तो ये रेंट फ्री अकोमोडेशन की वैल्यू में से आप इसको बाद में माइनस करेंगे। सो दैट इज 8,000, लेकिन इन सब चीज़ों को भूलना नहीं है। ओके, 2,000 का TDS अगले सेमेस्टर में जब हम करेंगे तो हमें काम आता है ये। सो TDS आपका काम आएगा। उसके अलावा जो आपका RPF यानी रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड का कंट्रीब्यूशन है, ये ATC की डिडक्शन के लिए एलिजिबल है। उसके अलावा जो आपसे रेंट चार्ज कर रहे हैं वो आपका माइनस हो जाएगा आपकी रेंट फ्री अकोमोडेशन में, जो अभी आप सोल्यूशन में कैलकुलेट करेंगे। फिर उसके बाद इनको मिला है, ओके नाउ ये सब चीज़ें ऐड आप करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है ये नेट बेसिक सैलरी में 2,000, 20,000 एंड 8,000 आप ऐड करेंगे, और तब जाके आएगी आपकी एक्चुअल बेसिक सैलरी। आप साथ के साथ देख सकते हैं हमारी बेसिक सैलरी 3,20,000 नहीं है, बल्कि कितनी है? 3,50,000। अब नेक्स्ट पॉइंट्स पे आते हैं, और क्या क्या हम इसमें ऐड करते जाएंगे? बोनस, यस, ट्रैवलिंग अलाउंस फॉर ऑफिशियल ड्यूटी। सो ऑफिशियल ड्यूटी है तो ये पॉइंट आपका क्या हो जाएगा? नील, एग्जम्प्टेड। ओके, उसके बाद ही लिव्ड इन अ बंगलो। ओके, ही लिव्ड इन अ बंगलो दैट इज बिलोंगिंग टू द कंपनी. The company has provided on this bungalow the facility of a gardener and a cook, each of whom is being paid a salary of 250 per month and 800 per month respectively. तो इसमें दो वैल्यूज हम कैलकुलेट करेंगे। वन इज दैट इज बंगलो की, और बंगलो की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए क्या किया जाएगा? अभी ऊपर इन्फॉर्मेशन हमें दी थी ना इन्होंने, दैट इज 25 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन है, और घर किसका है? कंपनी का। सो इसका मतलब हम वैल्यू ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे? दैट विल बी 15%, ये दिया जा रहा है 15% ऑफ द सैलरी, दैट इज इंक्लूडिंग बोनस। तो आप देखिए ज़रा आपकी सैलरी कितनी है? 3,50,000, और बोनस कितना है? 10,000। तो आपका टोटल आपकी सैलरी जो आज जिसका आप 15% लेंगे वो कितना बन गया? 3,60,000। सो 3,60,000 का लेंगे आप 15%, लेकिन ये सारा टैक्सेबल नहीं होगा। आपके पहले पॉइंट में आपको बताया गया था कि आपसे कुछ चार्ज किया जा रहा है, जो आप इसमें से माइनस करेंगे, और वो क्या चार्ज किया गया था? आपसे डिडक्ट किया गया था 8,000। 8,000 को आप माइनस करेंगे एंड रिमेनिंग 46,000 दिस विल बिकम टैक्सेबल। उसके अलावा जो इसी पॉइंट में इन्होंने कहा है दैट इज जो सैलरी पे करी जा रही है गार्डनर को और कुक को, वो पूरी टैक्सेबल होगी। उससे पहले एक पॉइंट हम बीच में मिस कर गए हैं, हम उस पर वापस आ रहे हैं। रीइम्बर्समेंट ऑफ मेडिकल बिल्स ₹15,000 के, द ट्रीटमेंट वॉज डन इन अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल, और हमने मेडिकल बेनिफिट्स में किया था, हमारा टैक्स एग्जम्प्टेड परक्यूजिट था, उसमें मेडिकल बेनिफिट था, और मेडिकल बेनिफिट के लिए मैंने आपको बताया था अगर किसी सरकारी हॉस्पिटल में इलाज करवाया जाता है देन इन दैट केस दैट परक्यूजिट विल बी एग्जम्प्टेड। सो ये आपका मेडिकल बेनिफिट का जो पॉइंट है ये एग्जम्प्टेड होगा। उसके बाद आ रहे हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, जो है आपका द कंपनी पेड इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस बंगलो 4,800 फॉर द इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये भी टैक्सेबल होगा। 1,200 फॉर वाटर बिल्स, ये भी टैक्सेबल होगा। ही हैज़ बीन प्रोवाइडेड विद अ लार्ज कार, दोनों पर्पज़ के लिए।
the maintenance and running expenses of the car including the driver again and ये these are borne by the company. बड़ी कार दोनों पर्पस हैं, ड्राइवर है आपका प्रोवाइड किया गया और खर्चे कौन कर रहा है, एम्प्लॉयर. सो अगेन बिल्कुल सिमिलर 2400 पर मंथ प्लस 900 पर मंथ आपका ये टैक्सेबल अमाउंट होगा मोटर कार का. आप चेक कर सकते हैं 2400 प्लस 900 मल्टीप्लाई बाय 12. नेक्स्ट है आपका दिस इज द फॉलोइंग अमाउंट्स वर डिपॉजिटेड इन हिज प्रोविडेंट फंड अकाउंट. अपना कंट्रीब्यूशन जो हम पहले पॉइंट में डिस्कस कर चुके हैं कि अपना कंट्रीब्यूशन कहाँ जाता है, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C के लिए, लेकिन वो अभी हम कैलकुलेट नहीं करेंगे, वो हम नेक्स्ट सेमेस्टर इसकी बात करेंगे. अब हम बात करेंगे कंपनीज कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन. एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन कितना है, 20,000. ओके, अब हम देखेंगे कि रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड है तो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन क्या 12% ऑफ सैलरी से ज़्यादा है. ओके, और सैलरी का मैंने क्या मतलब बताया था, सैलरी का मतलब है आपका दैट इज बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस पे जो यहाँ पे नहीं है, और तीसरा कमीशन ऑन टर्नओवर ये भी यहाँ पे नहीं है. तो आप लेंगे इसका मतलब सिर्फ बेसिक सैलरी या बेसिक पे, और बेसिक पे हमारी कितनी है, दैट इज 3,50,000. 3,50,000 का आप लेंगे 12%, और वो 12% 3,50,000 का बनता है बेटा 42,000. 42,000 आपके 20,000 के अमाउंट से ज़्यादा है, यानी एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन कम है और 12% ज़्यादा है. ओके, सो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन बिकॉज 12% से ज़्यादा नहीं है तो दिस विल बिकम एग्जम्प्टेड, तो ये भी आपका टैक्सेबल नहीं होगा. उसके बाद इंटरेस्ट, इंटरेस्ट आपका 9.5% है, 9.5% से ज़्यादा नहीं है, अगेन दिस विल बी एग्जम्प्टेड. सो अब उसके बाद इन्होंने जो आपसे पूछा है वो है टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी फॉर द असेसमेंट ईयर. तो हम यहीं से शुरुआत करेंगे अपने आंसर की. सो टॉप पे आप देखिए क्या टैगलाइन दी है, computation of the taxable salary for the assessment year 2020-21. सारे आप इंफॉर्मेशन चेक कर सकते हैं, हम डिस्कस कर चुके हैं. उसके बाद ग्रॉस सैलरी आएगी सबका टोटल करके, उसमें से हम माइनस करेंगे दैट इज स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 और हमारी टैक्सेबल सैलरी आ जाएगी 4,14,200. अब बात करेंगे हम एक और क्वेश्चन की, इलस्ट्रेशन नंबर 32. Shri Kali Charan Sharma is employed in Mumbai. He is in the grade of 36,000, 1,000, 44,000, 2,000 and 60,000 since 1st January 2011. जब मैंने आपको चैप्टर की स्टार्ट में थ्योरी समझाई थी वहाँ पे हमने बात करी थी दैट इज़ ग्रेड सैलरी की. ग्रेड सैलरी का मैंने आपको बताया था कि जब आपको ये ग्रेड दिया होता है, यानी लंबी चौड़ी एक स्टेटमेंट दी होती है अबाउट द रेम्यूनरेशन, इसका मतलब है कि जो सबसे पहली आपकी रेम्यूनरेशन है दैट इज 36,000, इससे आप अपनी जॉब की शुरुआत करेंगे ऑन द डेट ऑफ ज्वाइनिंग, एंड द डेट ऑफ ज्वाइनिंग इज 1st January 2011. और हर साल हर आने वाले 1st January को आपको वो इंक्रीमेंट मिलेगी जो इसके बाद शो करी गई है 1,000, यानी 1st January 2012 को आपकी सैलरी कितनी हो जाएगी 37,000, फिर 38,000, फिर 39,000, इस तरह से 1,000 हर साल आपकी 1st January को ऐड होता जाएगा, और ये तब तक ऐड होगा जब तक आपकी सैलरी 44,000 नहीं बन जाती. और आप चेक करिए 1st January 2011 से लेके 1st January 2019 तक कैसे चेंज आया, 36,000 में आप 1,000 1,000 1,000 ऐड करते गए, और 1st January 2019 को आपकी सैलरी हो गई 44,000. और यहीं से इसी साल से यानी इसी 2019 से हमारा साल अप्रैल में शुरू हो रहा है.
इसका मतलब अप्रैल 2019 से लेके दिसंबर 2019 तक हमारी सैलरी कितनी होगी, दैट इज 44,000 के हिसाब से. सो 44,000 मल्टीप्लाई बाय 9 अप्रैल से लेके दिसंबर तक. ओके लेकिन अभी 3 मंथ्स और बचे हुए हैं क्योंकि हमारा साल क्या है, अप्रैल 2019 को शुरू हो रहा है और मार्च 2020 को ख़त्म होगा. सो अब बात करते हैं 1 जनवरी 2020 की. 1 जनवरी 2020 को इंक्रीमेंट तो मिलेगी, 1 जनवरी है क्योंकि. सो इंक्रीमेंट लेकिन अब 1,000 नहीं मिलेगी क्योंकि आप एक लिमिट पे पहुंच गए हो 44,000 की. अब आप ऊपर फिर से क्वेश्चन में चेक करिए, 44,000 की लिमिट पे आने के बाद आपकी इंक्रीमेंट का अमाउंट क्या हो गया, 2,000. सो 1 जनवरी 2020 से आपकी मार्च तक सैलरी कितनी रहेगी, दैट इज अकॉर्डिंग टू 46,000 फॉर 3 मंथ्स. सो इस तरह से आपकी बेसिक सैलरी आपके आंसर में कैलकुलेट करी गई है, आप चेक कर सकते हैं. दोनों का टोटल करेंगे और आपके पास 12 मंथ्स की सैलरी आ जाएगी एंड दैट इज 5,34,000. आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे. ही इज पेड 20% ऑफ द सैलरी एज DA. ओके सो जो सैलरी आई है बेटा 5,34,000 उसका लेंगे आप 20% और वो कितना बनेगा 1,06,800. ओके नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं. और उसके साथ साथ आपको क्या मिला, 10,000 पर मंथ एज हाउस रेंट अलाउंस. आपको HRA भी मिला है लेकिन HRA की अभी हम कैलकुलेशन करते हैं फर्दर इंफॉर्मेशन के बाद. ही हैज़ हायर्ड द अकोमोडेशन ऑन अ मंथली रेंट ऑफ 13,000. अब हम कैलकुलेशन कर सकते हैं जो नीचे आपके वर्किंग नोट्स में भी दी हुई है. एक्चुअल HRA कितना मिला, 10,000 मल्टीप्लाई बाय 12 कितना बना, 1,20,000. उसके बाद एक इक्वेशन बताई थी मैंने आपको थ्योरी में, रेंट पेड, कितना रेंट पे करा इसने, दैट इज 13,000 मल्टीप्लाई बाय 12 इट कम्स टू 1,56,000. और उसमें से माइनस करेंगे आप क्या चीज़, दैट इज 10% ऑफ सैलरी प्लस DP प्लस कमीशन ऑन टर्नओवर. लेकिन यहाँ पे DP नहीं है. ओके यहाँ पे आपका दैट इज DNS पे आपका डायरेक्टली नहीं अभी तक बताया गया. ओके सो अभी हम थोड़ा सा वेट करते हैं क्योंकि यहाँ पे आपको DNS पे के बारे में डायरेक्टली नहीं बताया गया लेकिन कहीं आगे ऐसी इंफॉर्मेशन आ रही है जो आपको मदद करेगी इस HRA की कैलकुलेशन के लिए. सो अभी हम इसको होल्ड कर रहे हैं. मैं नेक्स्ट पॉइंट पढ़ने जा रही हूँ. ही कॉन्ट्रीब्यूट्स 17% ऑफ द सैलरी एंड DA. सो यहाँ से हमें एक इंफॉर्मेशन मिल गई. आई टोल्ड यू कि डियरनेस पे की पहचान है 3 तरह से, या तो डियरनेस पे डायरेक्टली क्वेश्चन में दिया हो या ब्रैकेट में दिया हो DA के साथ इट इज पेड अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट. ओके या फिर DA आपका कंसिडर होता है फॉर द कैलकुलेशन ऑफ द रिटायरमेंट बेनिफिट. तो आपका ये प्रोविडेंट फंड क्या है, रिटायरमेंट बेनिफिट. उसके लिए जब आपका DA कंसिडर होगा इसका मतलब वो क्या बन जाएगा, डियरनेस पे. सो इसका मतलब आपका अब आप जो अमाउंट लेंगे ओके दैट विल बी 10% ऑफ द सैलरी. और सैलरी आपकी क्या बनेगी, दैट इज बेसिक सैलरी 5,34,000. ओके एंड साथ में आपका डियरनेस पे 1,06,800 आप ऐड करेंगे और टोटल आपकी सैलरी बन रही है दैट इज 6,40,800. आई अगेन रिपीट, ये आपका यहाँ पे डायरेक्टली नहीं बताया गया था कि डियरनेस पे क्या है लेकिन हमें अगली लाइन से पता चल गया क्योंकि आप जब रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए कंसिडर कर रहे हैं DA तो वो ऑटोमेटिकली क्या बन गया, डियरनेस पे. तो यहाँ पे 10% हम बेसिक सैलरी का खाली नहीं लेंगे, हम 10% लेंगे बेसिक सैलरी और DA का टोटल और वो टोटल बेटा बन रहा है 6,40,800. सो इसका लेंगे 10% और रेंट पेड में से माइनस करेंगे और आपका बैलेंस अमाउंट आ जाएगा. अब बात करते हैं कि ये पर्सन कहाँ रह रहा है. ही इज स्टेइंग इन अ मेट्रोपॉलिटन सिटी, मुंबई. सो इसका मतलब अब हम 50% लेंगे.
50% किसका लेंगे? उसी सैलरी का जिसका अभी हमने लिया था 10%, और वो आंसर आ जाएगा। इन सब में से सबसे कम अमाउंट क्या है? 91,920। सो ये होगा हमारा HRA में से एग्जम्प्टेड अमाउंट। सो 1,20,000 में से 91,920 आप माइनस करेंगे एंड रिमेनिंग विल बिकम टैक्सेबल। सो टैक्सेबल अमाउंट हमारा HRA का आ गया। अब हम बात करेंगे, अगला लाइन हम क्वेश्चन में पढ़ने जा रहे हैं। ही कॉन्ट्रीब्यूट्स 17% ऑफ हिज सैलरी एंड DA, जो अब DP बन चुका है, टूवर्ड्स विच द एम्प्लॉयर ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट्स एन इक्वल अमाउंट। उसका अपना 17% तो कंसिडर होगा हमारे, दैट इज फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C, जो अभी हम इस क्वेश्चन में नहीं करेंगे। लेकिन एम्प्लॉयर ने भी 17% कॉन्ट्रीब्यूट किया है, तो हम चेक करेंगे, क्योंकि ये रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड है, तो 12% से कितना ज़्यादा उसने कॉन्ट्रीब्यूट किया है? ही हैज़ कॉन्ट्रीब्यूटेड 5% मोर। तो 17 माइनस 12 दैट इज 5। सो 5% आप कैलकुलेट करेंगे एंड दिस विल बिकम टैक्सेबल। और 5% किसका लेंगे? 5% आप लेंगे बेसिक सैलरी और DNS पे के टोटल का, यानी 6,40,800 का 5/100, and that amount it comes to 32,040. This will become taxable. उसके बाद बात करेंगे, he has been given a small car which is used by him for his, that is, personal purpose also. All the expenses related to official use only, okay, are incurred by the employer. इसका मतलब कार उसको मिली, लेकिन कार के ऑफिशियल खर्चे तो एम्प्लॉयर पे कर रहा है, लेकिन पर्सनल खर्चे इसका मतलब एम्प्लॉई पे कर रहा है। एंड व्हेन द एम्प्लॉई पेज द एक्सपेंडिचर, स्मॉल कार की वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? 600 मल्टीप्लाई बाय 12। ओके, नाउ नेक्स्ट है, ही हैज़ द अमेनिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रिक एंड वाटर फ्रॉम फैक्ट्री कॉस्ट, दैट इज 4,000, फुली टैक्सेबल होगा। He has been provided gas and telephone, the bills of which 1,200 and 2,000 respectively have been paid by the employer. अब गैस का जो फैसिलिटी है वो तो टैक्सेबल होगी, लेकिन टेलीफोन की फैसिलिटी इज एग्जम्प्टेड। नाउ दे हैव आस्क्ड यू टू कंप्यूट हिज इनकम फ्रॉम सैलरी फॉर द असेसमेंट ईयर 2020-21। इसी लाइन के साथ हम अपने आंसर की शुरुआत करेंगे। Computation of taxable salary for the assessment year 2020-21। हम सारे पॉइंट्स लिखेंगे, सीक्वेंस में लिखते हैं। सीक्वेंस क्या बनती है आपकी? दैट इज सबसे पहले बेसिक सैलरी, फिर कोई भी फीस, बोनस, कमीशन, ये सब, वो बाय चांस यहाँ पे नहीं है। उसके बाद हम अलाउंसेस लिखते हैं, फिर परक्यूजिट्स आते हैं। ओके, उसमें से अब ग्रॉस सैलरी आएगी। ग्रॉस सैलरी में से हम माइनस करेंगे स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 और हमारे पास टैक्सेबल सैलरी आ जाएगी। सो आई एम कमिंग टू द नेक्स्ट illustration. Compute the income from salary of Shri Yashwant for the previous year ending 31st March 2020. अब क्या क्या इंफॉर्मेशन ये दे रहे हैं? सैलरी दैट इज 27,500 पर मंथ एंड DNS अलाउंस, इसी सैलरी जो आप कैलकुलेट करेंगे उसका 60%। तो सैलरी आ गई नीचे 27,500 मल्टीप्लाई बाय 12। जो सैलरी आई बेटा उसका आप लेंगे 60%। देन द एम्प्लॉयर प्रोवाइडेड हिम अ स्मॉल मोटर कार फॉर ऑफिशियल एंड पर्सनल यूज। ओके, उसके बाद एक्सपेंसेस आर बोर्न बाय द एम्प्लॉयर। दिस फैसिलिटी इज प्रोवाइडेड टू हिम फ्रॉम 1 अगस्त 2019। सो पूरा साल उसने कार को यूज़ नहीं करा। ओके, आपको जो ये फैसिलिटी दोनों पर्पज़ के लिए जो मिली है वो कब से मिली है? 1 अगस्त से। सो अगस्त से मार्च तक अगर हम महीने काउंट करेंगे इट कम्स टू 8 मंथ्स। और हमारी वैल्यू क्या है? स्मॉल कार है, दोनों पर्पज़ के लिए है, तो हमारी वैल्यू होगी 1800 बट मल्टीप्लाई बाय 8। ओके, देन अनफर्निश्ड रेंट फ्री हाउस एट भोपाल। भोपाल इज़ अ बिगर सिटी, तो 25 लाख से ज़्यादा तो पॉपुलेशन होगी। ओके, फेयर रेंटल वैल्यू उसकी दी हुई है, और मैंने पहले भी क्वेश्चन में बोला था कि इस चैप्टर में फेयर रेंटल वैल्यू आपके लिए रेलिवेंट नहीं है।
आप इसको क्रॉस कर सकते हैं। अब हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे अनफर्निश्ड रेंट फ्री हाउस की। तो भोपाल बड़ा सिटी है, तो यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा दैट इज़ 15%। ओके, सो यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे दैट इज़ 15% ऑफ द सैलरी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 15% ऑफ द सैलरी, लेकिन अब सैलरी में डीपी तो आता नहीं, डीपी यहाँ पे दिया नहीं। ओके, सो यहाँ पे जो सैलरी हम नॉर्मली लेते हैं रेंट फ्री अकोमोडेशन के लिए वो होती है बेसिक सैलरी, कोई फीस, बोनस, कमीशन, डियरनेस पे और टैक्सेबल अलाउंसेस। ओके, टैक्सेबल पार्ट ऑफ अलाउंसेस, लेकिन डीए नहीं लेते। ओके, सो यहाँ पे आप चेक करिए, यहाँ पे आपको सिर्फ बेसिक सैलरी मिलेगी क्योंकि अलाउंसेस में सिर्फ डीए दिया है जो हम नहीं लेते। ओके, सो यहाँ पे आप 3,30,000 का 15% लेंगे एंड दैट विल बिकम टैक्सेबल। उसके बाद ही कॉन्ट्रीब्यूट्स रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में 15%। तो अपना कॉन्ट्रीब्यूशन एलिजिबल है एटीसी की डिडक्शन के लिए। उसके बाद द एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन इज ऑल्सो 15%। तो एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन 12% से कितना ज़्यादा है? 3%। ओके, सो 3% हम कैलकुलेट करेंगे, दैट इज़ द टैक्सेबल अमाउंट। और यहाँ पे भी डीपी नहीं है, कमीशन ऑन टर्नओवर नहीं है, तो 3% हम लेंगे बेसिक सैलरी का, 3,30,000 का 3%, एंड दैट अमाउंट इट कम्स टू दैट इज़ 9,900। उसके बाद हम बात करेंगे दैट इज़ ऑफ द नेक्स्ट लाइन में, इसी में आपको दिया जा रहा है 5,600 एज इंटरेस्ट वॉज क्रेडिटेड टू द फंड एट द रेट ऑफ 14%। तो 9.5% से कितना ज़्यादा है? 14 में से 9.5% आप माइनस करेंगे, इट कम्स टू 4.5। फॉर्मूला क्या लगाएंगे? 5,600 मल्टीप्लाई बाय 4.5 डिवाइडेड बाय 14। सो आंसर आएगा आपका दैट कम्स टू 1,800। उसके बाद हम बात करेंगे दिस इज the employer provided him free telephone facility, this is exempted. okay, उसके बाद हम बात करेंगे he is provided with a free meal, yes, free meal it is taxable, लेकिन आगे देखते हैं कितने दिन के लिए मिली? 248 days के लिए। ओके, और द कॉस्ट पर मील इज 65। आई टोल्ड यू जब हमने फ्री मील का बात करी थी कि 65 या जो भी फ्री मील की कॉस्ट है उसमें से आप माइनस करेंगे 50 रुपीज़ पर डे। सो 65 में से 50 पहले माइनस कर दो, तो टैक्सेबल कितना होगा? 15। अब 15 को आप मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज विद 248। आप चेक कर सकते हैं नीचे 65 माइनस 50 एंड मल्टीप्लाई बाय 248, आपका ये टैक्सेबल अमाउंट है। उसके बाद फ्री यूज़ ऑफ हेल्थ क्लब फैसिलिटी, टैक्सेबल तो होनी चाहिए, लेकिन एक लाइन दी जा रही है इसी के नीचे, दिस फैसिलिटी इज अवेलेबल फॉर ईच एम्प्लॉई ऑफ द कंपनी, यानी ये फैसिलिटी सभी के लिए यूनिफॉर्मली अवेलेबल है। और ये जब ऐसा होता है तब ये एग्जम्प्टेड हो जाएगा, तो हेल्थ क्लब एग्जम्प्टेड होगा इस समय। ओके, उसके बाद द एम्प्लॉयर डिडक्टेड 15,000 एज इनकम टैक्स, ये TDS है। इसका अभी हम इस सेमेस्टर में कुछ नहीं करेंगे, जब हम टैक्स कैलकुलेट करेंगे तब हम इसको कंसिडर करेंगे। अब आता है नेक्स्ट 2,500 आप पे कर रहे हैं प्रोफेशनल टैक्स। यस, इसको आप डिडक्शन के तौर पे अपनी ग्रॉस सैलरी में से माइनस करेंगे। तो अब हम कैलकुलेट करते हैं अपनी ग्रॉस सैलरी। स्टार्ट लेंगे कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम टैक्सेबल सैलरी फॉर द असेसमेंट ईयर 2020-21। ये टैगलाइन कहाँ से मिली? जो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है पहली लाइन में। ओके, सो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। उसके बाद ग्रॉस सैलरी निकालने के बाद हम इसमें से 2 डिडक्शंस माइनस करेंगे। एक तो ज़रूर हमेशा होती है स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 और दूसरी है प्रोफेशनल टैक्स, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है। दोनों को माइनस करने के बाद जो आंसर आएगा दैट इज नोन एज द इनकम फ्रॉम टैक्सेबल सैलरी। So this was or these were some of the a few of the illustrations जो काफ़ी चीज़ें कवर अप कर ली हैं जिसने हमारे सैलरी हेड में जो कुछ भी हमने पढ़ा है। So kindly revise it.